हाँ। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को लंब के विषय में पढ़ना है। लंब किसे कहते हैं और लंब से संबंधित एक प्रश्नावली है, उसको हम हल करेंगे। सबसे सामान्य बात और सीधी बात यह जानिए, चाहे दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, काटती हों, और यदि काटने के बाद कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, ये क्या बन रहे हैं? इन रेखाओं को एक दूसरे के काटने के बाद क्या बन रहा है? 1 2 3 4, 4 कोण बन रहा है। और ये चारों कोण कितने अंश के होंगे? यदि एकदम सीधे काटती हैं तब हर कोण कितने का होगा? 90 अंश का, 90 अंश का होगा। और इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बनेगा? पूरा एक घूर्णन होने के बाद 360 डिग्री का, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो एक सामान्य बात हो गई। अब हम लोग लंब के तमाम उदाहरण देखते हैं। जैसे घर की दीवारें फर्श पर क्या होती हैं? एकदम सीधी होती हैं, और जहाँ ज़मीन से मिलती हैं वहाँ एकदम लंबवत होती हैं। घर के दरवाजे एकदम सीधे होते हैं। कुर्सी के पाए एकदम लंब होते हैं। कहने का मतलब यह है, सीधी सीधी बात, कि अब यह तो मान लीजिए एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तब लंब का सबसे बढ़िया उदाहरण यह है कि ऐसे और ऐसे जब दो रेखाएं रेखा ए, रेखा बी, रेखा ए सी, तो रेखा ए बी जब रेखा सी बी को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है और यह 90 अंश का कोण बनता है, तो हम लोग कहते हैं कि ए बी बी सी पर लंब है, ए बी बी सी पर लंब है, अथवा सी बी बी ए पर लंब है। इसको हम लोग ऐसे कहते हैं, ए बी लंब है के लिए ऐसे कर देते हैं, यह निशान बी सी। ठीक। लंब का मतलब ये समझिए कि यदि एक रेखा दूसरी रेखा से एकदम सीधे मिल रही है, सीधे मिलने के बाद 90 अंश का यदि कोण बनाती है, तो उसको कहा जाता है कि वह रेखा दूसरी रेखा पर लंब है, अथवा दूसरी रेखा पहली रेखा पर लंब है। क्योंकि ये दोनों मिल करके 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो हम लोग चाहे इसको कहें, चाहे इसको कहें, चाहे इसे कहें, चाहे इसे कहें। लेकिन लंब होने के लिए शर्त क्या है कि 90 अंश का कोण जरूर बनना चाहिए। अब यह इसमें कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। लंब पिछली कक्षाओं में भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़े होंगे। लंब का मतलब कि जब दो रेखाएं, अच्छा एक चीज़ और है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों का पिक्चर हमेशा ऐसा भी हो, ऐसे भी हो सकता है। ये रेखा और ये इस पर लंब हो गई, फिर ये रेखा ऐसे भी हो गई। कहने का मतलब जैसे भी हो, यदि यह 90 अंश का कोण बनता है
ये 90 अंश का कोण बनता है, तो एक रेखा दूसरी रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। अब इसमें एक शब्द आया है, लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब एक आया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए यह एक 10 सेंटीमीटर की रेखा है ए बी, कोई रेखा डी ओ, चाहे इसको आगे बढ़ा दीजिए चाहे यही छोड़ दीजिए, यह ओ हो गया, यह डी अथवा सी लिख दीजिए, रेखा सी ओ। यदि रेखा ए बी को, ए बी पर लंब हो, रेखा ए बी पर रेखा सी ओ लंब हो और ए बी को दो बराबर बराबर भागों में बांटती हो, माने यह बराबर यह, ये बराबर ये, तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किताब में भी दिया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका अभी यहाँ नहीं, हो सकता है आगे चल करके इसका अनुप्रयोग हम लोगों को करना पड़े, तो हम लोग करेंगे। मतलब यह लंब है, लंब का मतलब कि जब दो कोण मिल करके 90 अंश का, दो रेखाएं, दो किरणें मिल करके 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो दोनों किरणें चाहे दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। अब आपकी किताब में एक्सरसाइज 5.5 है, एक्सरसाइज 5.5 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, मेज के ऊपरी सिरे की आसन्न भुजाएं। मान लीजिए हम लोगों का एक मेज है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे हो गया, ये हम लोगों का मेज हो गया। अब ये मेज हुआ, मेज के ऊपरी सिरे मतलब ये और ये क्या होते हैं? एक दूसरे पर लंबवत होते हैं, ऐसे बनता है ना, चौकोर आयताकार बनता है। तो क्या है? यह एक लंब का उदाहरण है, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 90 अंश का कोण बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ और यहाँ भी बनता है। फिर दूसरा क्या है? बी, रेल पथ की पटरियाँ। यह तो है, ए लंब है, लंब का उदाहरण है, लंब है। बी, रेल पथ की पटरियाँ, रेलवे लाइन क्या है? वह हमेशा उनके बीच की दूरी बराबर रहती है, वो कभी सट नहीं सकती। तो वह क्या है?
वह ये कौन, वह जो है कभी एक दूसरे से नहीं सटती हैं, अतः लंब का वह उदाहरण नहीं है। वह सबसे बढ़िया उदाहरण किस चीज़ का है? दो समानांतर रेखाओं का, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो ये लंब नहीं है, हम लोग लिखेंगे लंब नहीं है, सी। अक्षर एल बनाने वाले रेखाखंड। अब मान लीजिए सामान्य ढंग से अब जैसे एल तो कई प्रकार से बनता है। मान लीजिए हम लोग यदि ऐसे करके ऐसे एल बनाते हैं तो ये लंब का उदाहरण नहीं है, लेकिन सामान्य ढंग से इनके कहने का मतलब ये और ये, ठीक ना, ये और ये, यह एल है। क्यों? यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, अतः ये दोनों, ये रेखा इस रेखा पर लंब है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लंब है। और अंत में क्या है? अक्षर भी बनाने वाले रेखाखंड। अक्षर भी, अक्षर भी कैसे हम लोग बनाते हैं? यूं बनाते हैं, यूं बनाते हैं। क्या है? ये एक दूसरे पर लंब नहीं है, 90 अंश का कोण नहीं बनाती हैं रेखाएं, बल्कि यहाँ पर क्या बनाती हैं? न्यून कोण बनाती हैं, न्यून कोण बनाती हैं। अतः इसका ये आंसर होगा कि एक दूसरे पर लंब का उदाहरण नहीं है, लंब नहीं है। ये प्रश्न नंबर 2 हम लोगों का हल हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। आपके ज्यामिति बॉक्स में 2 सेट स्क्वायर हैं। इनके कोनों पर बने कोणों की माप क्या है? क्या इनमें कोई ऐसी माप है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? यह स्क्वायर होता है जैसे यूं यूं, और फिर इसको ऐसे करके और ऐसे होता है। ये ऐसे 2 प्रकार के माप होते हैं रेखा खींचने के लिए, इसको स्क्वायर बोला जाता है। तो इसके क्या है? 2 होते हैं, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है? ये लंब के अच्छे उदाहरण हैं, ठीक। और इन दोनों में क्या है? ये भुजाएं एक दूसरे पर लंब हैं, उभयनिष्ठ गुण दोनों में है। फिर तीसरा है, चौथा, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा एल रेखा एम पर लंब है। अब देखिए, अच्छा क्वेश्चन इन्होंने किया है। इन्होंने एक रेखा खींचा है, इसको इन्होंने एल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एल। दूसरी रेखा यह है, इसको इन्होंने नाम दिया है रेखा एम। भाई इस रेखा को हम एम कह रहे हैं, इस रेखा को एल कह रहे हैं। फिर क्या किए हुए हैं? इसको इन्होंने बांटा है 1 2 3 4। इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, और यह 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर
3 हो गया, फिर इसके नज़दीक 4 हो गया, और इसको इन्होंने नाम दिया है A B C D। ओह सॉरी, एक से इन्होंने शुरू किया है, A B C और D, और फिर इन्होंने 4 और 5 के बीचों बीच, मतलब यहाँ पर 5, इसको 5 6 7 8 और एल कर ही दिए हैं। इसको इन्होंने नाम दिया है E F G और H। यही हम लोगों का ये है, ऐसे ही रेखा खींची गई है, किताब में भी आप लोग देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं क्या C बराबर EG है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। क्या CE A, क्या CE बराबर EG है। अब देखिए CE क्या CE बराबर EG है। अब देखिए C कहाँ है, हम लोगों का यह है, तो एक खाना ये और ये 2 खाना हो गया। CE बराबर EG है, तो देखिए यह बीचों बीच D और E के है, मतलब जितनी दूरी AB है, जितना दूरी BC है, वही CD है, और वही दूरी DE भी है। D और E के बीचों बीच यह रेखा M खींची गई है, चाहे एक दूसरे को लंबवत L पर, L रेखा को एक दूसरे को, L रेखा M को काट रही है, चाहे M रेखा L को काट रही है। अब देखिए यह मापन सही है, 1 1 1 फिर 1 फिर 1 1। तो अब ये कह रहे हैं CE, CE का मतलब क्या हुआ, यह और यह दूरी माने 2 इकाई, EG 1 इकाई, 2 इकाई। अरे भाई EF और FG, यह हम लोगों का रेखाखंड क्या हुआ, EG हुआ, तो ये सही है। फिर B के लिए कह रहे हैं क्या रेखा PE रेखा CG को समद्विभाजित करती है। रेखा PE रेखा CG को समद्विभाजित करती है। रेखा PE कौन सा है भाई, अच्छा ये इसको इन्होंने P नाम दिया। रेखा PE रेखा CG रेखा PE ये रेखा CG को समद्विभाजित करती है, तो नहीं, इसलिए कि C में जो है मान लीजिए यहीं तक दूरी है, और यह रेखा P मतलब यहाँ पर जहाँ से प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ ये दूरी है, और यहाँ क्या है, यहाँ से रेखा से EG EF और ये, तो यह समद्विभाजित नहीं करती है, गलत है। फिर C क्या है,
कोई दो रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए PE लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसके लिए है? कोई दो रेखा लिखिए, तो पहले तो हम लोग लिख सकते हैं DE। पहला हो गया, DE को समद्विभाजित करती है। फिर यहाँ आ जाइए, थोड़ा और बढ़ जाइए, C और F को समद्विभाजित करती है। एक रेखा ये हुई, दूसरी रेखा ये हुई, दूसरी रेखा CF को समद्विभाजित करती है। फिर क्या है? D, क्या निम्नलिखित सत्य है? AC इज ग्रेटर देन FG। अब इसमें भी एक है, AC इज ग्रेटर देन FJ। AC हम लोगों की ऐसी रेखा क्या है? ये है। अब ये क्या कर रहे हैं? यह बड़ी है FG। FG क्या है? केवल एक इकाई से बनी है FG, जबकि AC बनी है AB और BC दो इकाइयों से। तो ये क्या है? AC बड़ा है FG से। यह सही है, यह सही है। फिर इसमें दो क्या है? CD बराबर GH। CD बराबर GH। अब CD यह है एक इकाई, यह एक इकाई है। GH क्या है? GH यह भी क्या है? इस रेखाखंड पर केवल एक इकाई है। हाँ, यह सही है। देखिए, इसको चित्र में सही तरीके से आप लोग जब समझ लेंगे, सवाल बहुत सही है, बस घुमा फिरा करके पूछ रहा है। और तीसरा है BC छोटा है EH से। BC छोटा है EH से। यह आप लोगों को याद होगा, पिछली कक्षा में मैं बता चुका हूँ। यह लेस देन और क्या कहते हैं, ग्रेटर देन। यह छोटा वाला मुंह जिधर होता है उसको कहते हैं छोटा है, और जब बड़ा वाला मुंह जिधर होता है, जैसे ये मान लीजिए ये क है और ये ख है, तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे? क छोटा है ख से। जो चौड़ा मुंह की तरफ होता है उसको बड़ा कहते हैं। वैसे ही जैसे मान लीजिए या यहाँ लिखा हो क ख, तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क बड़ा है ख से। क इज लेस देन ख, इसको पढ़ेंगे। और यहाँ क इज ग्रेटर देन ख। अब देखिए क्या है, BC का मुंह BC की तरफ छोटा है। BC इज लेस देन EH। BC रेखाखंड यह है, एक इकाई पर है। EH रेखाखंड हम लोगों का ये है, मतलब 1, 2 और 3 इकाइयों से बन करके EH रेखाखंड बन रहा है। तो यह क्या है? EH रेखाखंड बड़ा है BC से, अथवा BC रेखाखंड छोटा है EH से। यह भी सही है। और इस प्रकार से यह प्रश्नावली हम लोगों की ख़त्म हुई। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।